सबसे बड़ी खबर की। दिल्ली के सीएम और आप चीफ अरविंद केजरीवाल को बड़ी जीत मिली है। गिरफ्तारी के ठीक 51वें दिन केजरीवाल जेल से बाहर आ गए हैं। आप चीफ के जेल से बाहर आते ही पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश दिखाई दे रहा है, तो बीजेपी के अंदर डर दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब केजरीवाल चुनाव प्रचार में उतरने वाले हैं। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। जमानत अंतरिम है, 1 जून तक के लिए जमानत दी गई है। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा, लेकिन केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत बीजेपी पर भारी पड़ती दिख रही है। पूरे इंडिया गठबंधन में उत्साह दिखाई दे रहा है। उत्तर भारत, जहां बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीद दिख रही थी, वहीं अब उसे सबसे बड़े झटके लगते दिख रहे हैं। केजरीवाल को जमानत मिलने की खबर से आम आदमी पार्टी ने अपने प्रचार के सभी आयोजन रद्द कर दिए हैं। अब नए सिरे से रणनीति बनाई जा रही है। साफ है, अब पूरे चुनाव प्रचार को केजरीवाल ही लीड करने वाले हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आज जैसे ही सुनवाई शुरू की, वैसे ही साफ कर दिया कि वो केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे रहे हैं। ईडी ने इसका विरोध किया, कई तर्क दिए, कहा गलत नजीर पेश की जाएगी, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया कि लोकतंत्र का महापर्व है। केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं है। जब ईडी ने 1.5 साल तक इस केस में केजरीवाल के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, तो 22 दिन अगर केजरीवाल जेल से बाहर रहते हैं तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। कोर्ट ने साफ कर दिया कि अंतरिम जमानत 1 जून तक के लिए है। 2 जून को उन्हें सरेंडर करना होगा। केजरीवाल के बाहर आने के बाद अब चुनावी मिजाज में बड़े फेरबदल की उम्मीद जताई जा रही है। आप नेता संजय भारद्वाज ने दावा किया है कि चुनाव में अब अभूतपूर्व बदलाव देखने मिलेगा और चुनाव पूरी तरह से यूपी के कन्नौज और कानपुर में शुक्रवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने संयुक्त रैली की, जहां राहुल ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने जनता से कहा कि मोदी जी ने करोड़ों युवाओं को बेरोजगार कर दिया। पीएम मोदी ने गलत जीएसटी और नोटबंदी लागू कर कानपुर को खत्म किया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपने दोस्त अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए आपको नुकसान पहुंचाया। कानपुर के कारीगरों और कारखानों में किसी को भी चुनौती देने की क्षमता मेड इन कानपुर के सामने मेड इन चाइना नहीं टिक सकता। राहुल ने कहा कि इंडिया गठबंधन की यहां से जीत होगी। मैं आपको लिख कर देता हूं कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तूफान आने वाला है। आप लिख कर ले लें कि बीजेपी की सबसे बड़ी हार उत्तर प्रदेश में होने वाली है, क्योंकि देश को राह उत्तर प्रदेश दिखाता है। जनता ने अब परिवर्तन का मन बना लिया है। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी ने कभी अडानी और अंबानी का नाम नहीं लिया। अब जब पीएम मोदी मुसीबत में है तो उनका नाम लेना शुरू कर दिया। भैया हमें बचाओ। मोदी और शाह चुनाव के वक्त आप सबका ध्यान भटकाने का काम करेंगे, लेकिन आपको संविधान बचाने के लिए बीजेपी के खिलाफ वोट करना होगा। तो वहीं अखिलेश ने कहा कि राहुल गांधी हमारा आपका मनोबल बढ़ाने आए हैं। मोहब्बत और संस्कृति को लेकर राहुल गांधी ने जो यात्राएं की हैं, अगर यहाँ भी उन्हें मोहब्बत मिल जाए तो समझो बीजेपी की हार में केवल 4 चरण 4 कदम ही बाकी। देश खाली मामले को लेकर बीजेपी लगातार टीएमसी पर हमलावर थी, लेकिन अब वो बैकफुट पर आ गई है। इस मामले में एक और बड़ा यू टर्न देखने को मिला है, जिसके बाद से बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ती दिख रही हैं। संदेश खाली मामले की एक और पीड़िता का बयान सामने आया है। जिस महिला ने टीएमसी नेता पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया था, उसने अपना केस वापस ले लिया है। उसने कहा कि उसके साथ कोई शोषण नहीं हुआ था। बीजेपी नेताओं ने उनसे कोरे कागज पर हस्ताक्षर कराकर शोषण की शिकायत दर्ज करवाई थी। असल में इस केस में 3 महिलाओं ने टीएमसी नेता शेख शाहजहां पर आरोप लगाया था कि उनके साथ शोषण हुआ, उनकी जमीन हड़पने की कोशिश हुई। लेकिन अब उन्हीं 3 महिलाओं में से 2 ने केस वापस ले लिया है। जिस पीड़ित महिला ने केस वापस लिया है, उसका कहना है कि उसके साथ किसी तरह का कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ है। उसे पता ही नहीं था कि बीजेपी नेता ने खाली कागज पर साइन करवा लिए हैं। अगर ये आरोप सही साबित हो जाते तो आने वाले दिन में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अभी तक बीजेपी ने इन आरोपों पर कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन टीएमसी ने बड़ा मुद्दा बना लिया है। असल में संदेश खाली विवाद की वजह से ममता सरकार पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया था। जब से ये केस सामने आया है, बीजेपी की तरफ से एक तरफ महिला अधिकारों की बात की गई, तो दूसरी तरफ मुस्लिम तुष्टीकरण का जिक्र भी लगातार किया जा रहा है। इस बीच इस यू टर्न ने बीजेपी को थोड़ा असहज करने का काम कर दिया है और बीजेपी अपने ही जाल में अब फंसती हुई नजर आ रही है। तो वही टीएमसी अब संदेश खाली मुद्दे पर एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रेखा शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज करेंगी। बता दें कि गुरुवार को 3 में से एक पीड़िता ने बीजेपी पर यही आरोप लगाते हुए अपना केस भी वापस ले। लोकसभा चुनाव के बीच बीजेपी सांसद व भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली के रॉयल्स एवेन्यू कोर्ट में ब्रिजभूषण के खिलाफ 6 भारतीय महिला पहलवानों द्वारा
दर्ज कराए गए शोषण के मामले में आरोप तय कर दिए गए हैं। कोर्ट ने बृजभूषण को महिला शोषण मामले में आरोपी माना है। उन पर आरोप तय कर दिए गए हैं। कोर्ट को बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री मिली है। आरोप पत्र में बीजेपी सांसद पर आईपीसी की धारा 354 के तहत जो किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग से जुड़ी है। महिला शोषण के अपराध से जुड़ी धारा 354A के तहत आरोप तय किए गए हैं। जबकि दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ मामले में 15 जून को धारा 354 महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उन्हें निशाना बनाने, 354A शारीरिक उत्पीड़न, 354D पीछा करना और आईपीसी की धारा 506 आपराधिक धमकी के तहत आरोप पत्र दायर किया था। आपको बता दें, बृजभूषण पर शोषण के आरोप महिला पहलवानों ने लगाए थे। उन्होंने महीनों सड़कों पर प्रदर्शन किया। उनकी मांग बृजभूषण को WFI के अध्यक्ष पद से हटाना और उन्हें सजा दिलाने की थी। पहलवानों की शिकायत के आधार पर बृजभूषण के खिलाफ 2 FIR दर्ज की गई थी और अब आरोप भी तय हो गए हैं। इससे पहले कोर्ट ने बृजभूषण की सभी दलीलों को खारिज कर दिया था। बृजभूषण ने दावा किया था कि घटना का जो दिन बताया जा रहा है उस दिन वो देश से बाहर थे, लेकिन कोर्ट ने उनका आवेदन रद्द कर दिया। बहरहाल बृजभूषण पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद देश की बेटियों को न्याय मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। हमने पहले चरण की वोटिंग का अंतिम डेटा 11 दिन बाद और दूसरे चरण का 4 दिन बाद जारी किया था, जिसके बाद से ही उस पर सवाल उठ रहे थे, क्योंकि पहले जारी किए गए मतदान के डेटा और बाद में दिए गए डेटा में 5 से 6% का अंतर था। इसे लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन के नेताओं को पत्र लिखा था, जिसमें कहा गया था कि इंडिया का संयुक्त प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिलेगा और दान प्रतिशत के आंकड़े जारी करने में की गई अत्यधिक देरी और उस डेटा में विसंगतियों को लेकर बात करेगा। साथ ही चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर इंडिया की तरफ से जो शिकायतें की गई थी, उसे लेकर आयोग ने क्या कार्रवाई की, इस पर भी सवाल किया जाएगा। इंडिया की तरफ से चुनाव आयोग से मुलाकात के लिए वक्त मांगा गया था। 2 दिन से गठबंधन के नेता चुनाव आयोग के जवाब का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब चुनाव आयोग ने मुलाकात से इनकार कर दिया है। आयोग ने विपक्ष के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पत्र को लेकर आयोग ने नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह के बयानों से मतदाताओं की भागीदारी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इससे राज्यों में बड़ी चुनावी मशीनरी हतोत्साहित हो सकती है। आयोग के जवाब के बाद एक बार फिर इंडिया गठबंधन के नेताओं में गुस्सा देखा। हरियाणा सरकार में नए राजनीतिक समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी की नायब सिंह सैनी की सरकार अल्पमत में आ चुकी है। विपक्षी दल एकजुट होकर सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ राज्यपाल ने अभी तक कोई भी कदम नहीं उठाया है। इस बीच कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऐलान किया है कि वो राजभवन में विधायकों की परेड के लिए तैयार हैं। तो वहीं कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में बीजेपी सरकार अल्पमत में है। मार्च में जब बीजेपी का जेजेपी के साथ गठबंधन टूटा तो बीजेपी ने राज्यपाल को 48 विधायकों की सूची सौंपी थी। सदन में विश्वास प्रस्ताव जब पेश किया गया तो उनके पास 47 विधायक थे। इसमें से भी बाद में रणजीत चौटाला और मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दे दिया। ये दोनों ही अब लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। 3 निर्दलीय विधायक जो बीजेपी सरकार को समर्थन दे रहे थे, उन्होंने अपना समर्थन बीजेपी से वापस लेकर कांग्रेस को समर्थन दे दिया है। इसलिए बीजेपी सरकार के पास 42 या 43 विधायकों का ही समर्थन है और अल्पमत में है। हमें उम्मीद है कि ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री नैतिक आधार पर तुरंत इस्तीफा दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। इसलिए राज्यपाल को राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करनी चाहिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव चल रही है और 10-12 दिनों में लोग वोट डालेंगे। ऐसे में ये महत्वपूर्ण है कि राज्यपाल सही संवैधानिक कदम उठाएं। इस बीच जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने साफ कर दिया है कि विधानसभा में बहुमत परीक्षण की स्थिति में उनकी पार्टी के सभी 10 विधायक कांग्रेस का समर्थन करेंगे। वैक्सीन को लेकर विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वैक्सीन बनाने वाली ब्रिटेन की कंपनी एस्ट्राजेनेका ने अपनी वैक्सीन दुनिया भर से वापस मंगा ली है। ऐसे में अब देश की जनता की निगाहें मोदी सरकार पर टिकी हुई है कि सरकार कब कोई कदम उठाएगी। हालांकि सरकार ने अब तक मामले में कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन डॉक्टर्स के समूह ने जरूर इसके खिलाफ आवाज उठा दी है। डॉक्टर्स के एक समूह ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बनाई गई वैक्सीन कोविशील्ड की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता जताई है। अवेकन इंडिया मूवमेंट AIM के बैनर तले डॉक्टरों ने एक संवाददाता सम्मेलन में मोदी सरकार से वैक्सीन के फॉर्मूले को रिव्यू करने की मांग की है। साथ ही डॉक्टरों ने मोदी सरकार से वैक्सीन के व्यापारीकरण पर रोक लगाने की भी मांग की है।
डॉक्टरों ने सरकार से जनता पर वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स के केसेस को जल्द से जल्द पहचान करने का और निगरानी तंत्र के कार्यान्वयन का भी अनुरोध किया है। संवाददाता सम्मेलन में रेडियोलॉजिस्ट एवं कार्यकर्ता डॉक्टर तरुण कोठारी ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने कोविड रोधी टीकाकरण के बाद दुखद मौतों के बढ़ते मामलों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है और वैज्ञानिक जांच के बिना कोविड टीकों को सुरक्षित एवं प्रभावी रूप में प्रचारित करना जारी रखा है। उन्होंने कहा कि दुनिया कोविड वैक्सीन के थ्रोम्बोसिस एवं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम (TTS) नामक दुष्प्रभाव के बारे में जान रही है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने तो ये तक कहा कि उसने 2021 में ही TTS सहित दुर्लभ से अत्यंत दुर्लभ सभी दुष्प्रभावों का खुलासा किया था, लेकिन अब तक मोदी सरकार ने वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। हाँ, वैक्सीन सर्टिफिकेट से जरूर पीएम मोदी की तस्वीर हट गई है। अब तो डॉक्टरों ने भी मोदी सरकार से गुहार लगाई है। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या सरकार